इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस राइवलरी जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर चल रही है। एक तरफ है गौतम अडानी जो इंडिया का 28% कार्गो कंट्रोल करते हैं, द किंग ऑफ द कोस्ट, और दूसरी तरफ है सज्जन जिंदल और जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो चुपचाप महाराष्ट्र और ईस्ट कोस्ट पर अपने किले यानी कि अपने फोर्ट्रेसेस बनाते जा रहे हैं। और इनके बीच में है मुकेश अंबानी जिनका प्राइवेट पोर्ट सिक्का इतना बड़ा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी को जामनगर में अकेले फीड करता है। ये लड़ाई सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है, ये लड़ाई है कंट्रोल की, क्योंकि जो पोर्ट को कंट्रोल करता है वो इकोनॉमी का गेट कीपर होता है। आज हम उस हिडन मशीनरी को डिकोड करेंगे, यानी 1990 से लेकर आज तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, सब कुछ हम समझेंगे कि कैसे अडानी ने केरला में सरकार से सब्सिडी लेकर एक ऐसा पोर्ट बनाया जो कि श्रीलंका की कोलंबो और दुबई की नींद उड़ा रहा है। हम डीप डाइव करेंगे वाधवन पोर्ट में जो कि इंडिया का आने वाला नया मेगा पोर्ट होने वाला है, और हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट खुद ईरान और म्यांमार में क्यों पोर्ट्स खड़े कर रही है। वेलकम टू द रियल ब्लू इकोनॉमी, लेट्स अनलॉक द हार्बर। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है 1990s में। उस वक्त इंडिया के सारे मेजर पोर्ट्स जो गवर्नमेंट ओन थे वो सर्विस पोर्ट मॉडल पे चलते थे। इसका मतलब था कि पोर्ट ट्रस्ट ही मालिक था, वही ऑपरेटर था और वही क्रेन भी खरीदेगा और वही लेबर भी लेके आएगा। प्रॉब्लम थी इनएफिशिएंसी। एक शिप को अनलोड करने में 7 से 10 दिन लग जाते थे, जबकि सिंगापुर में वही काम 10 घंटे में हो जाता था। सरकार के पास नए क्रेन्स लगाने के लिए पैसा नहीं था और यूनियंस का डर भी था। अब सरकार ने एक बात सोची, हम बिजनेस चला ही क्यों रहे हैं, हम बस लैंडलॉर्ड क्यों नहीं बन जाते। यहां एंट्री हुई प्राइवेट सेक्टर की। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने इसका पायनियर किया। उन्होंने कहा कोस्टलाइन हमारी और इन्वेस्टमेंट तुम्हारी। इससे जन्म हुआ मुंद्रा और पीपावाव जैसे पोर्ट्स का। मॉडल बहुत सिंपल था, BOOT मतलब बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। प्राइवेट प्लेयर पैसा लगाएगा, टेक्नोलॉजी लगाएगा, 30 साल तक उससे प्रॉफिट भी कमाएगा और फिर वो पोर्ट को वापस सरकार को दे देगा। सरकार को क्या मिला? एफिशिएंसी। जहां सरकारी पोर्ट 100 लोग लगाता था, प्राइवेट प्लेयर वही काम ऑटोमेटेड क्रेन्स और 10 लोगों के साथ करने लगा। लेकिन दोस्तों सरकारी पोर्ट्स के पीछे रहने का एक बड़ा कारण था ब्यूरोक्रेसी। 2021 से पहले एक बॉडी थी जिसका नाम था TAMP यानी कि टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स। सोचिए आप एक दुकान चला रहे हैं लेकिन आपके अपने माल का दाम आप खुद तय नहीं कर सकते बल्कि सरकार तय करती है। सालों तक JNPT और चेन्नई पोर्ट के हाथ बंधे हुए थे। अगर मार्केट डाउन है तो वो प्राइस कम नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ अडानी और प्राइवेट प्लेयर्स फ्री थे, वो जब चाहे डिस्काउंट कर सकते थे क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए उनके पोर्ट्स पे। ये एक अनफेयर फाइट थी। लेकिन 2021 में पार्लियामेंट ने मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट को पास किया। इसने टैम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब JNPT और चेन्नई पोर्ट अपने रेट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। सरकार ने अपने पोर्ट्स के हाथ से हथकड़ियां हटा दी हैं, इसलिए अब कंपटीशन बराबर का है। अब सरकारी पोर्ट्स भी अग्रेसिव हो गए हैं। लेकिन दोस्तों पब्लिक पोर्ट से पहले एक और तरह के पोर्ट्स खड़े हुए जिनके बारे में न्यूज में कम बात होती है। इन्हें कहते हैं कैप्टिव पोर्ट्स। थिंक ऑफ रिलायंस। जब मुकेश अंबानी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में लगा रहे थे, उन्हें पता था कि सरकारी पोर्ट्स उनकी क्रूड ऑयल की भूख सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने सिक्का में दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मरीन टर्मिनल्स बनाया। ये कैप्टिव है, मतलब फॉर रिलायंस बाय रिलायंस। यहाँ किसी और का जहाज नहीं आता, सिर्फ रिलायंस का क्रूड आता है और पेट्रोल एक्सपोर्ट होता है। सेम स्टोरी SR की भी है जिनका पोर्ट वाडिनार में है। लेकिन JSW यानी कि सज्जन जिंदल जी ने इस गेम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। उन्होंने जैगड पोर्ट बनाया अपनी स्टील मिल्स के लिए कोल और आयरन ओर लाने के लिए, पर उन्होंने देखा कि पोर्ट की कैपेसिटी अभी भी खाली पड़ी है, मैं उतना यूज नहीं कर पा रहा, क्यों ना हम दूसरों का माल भी यहाँ पे हैंडल करने लगे। इससे वो कैप्टिव से कॉमर्शियल बन गए। आज JSW इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट्स ऑपरेटर है और वो अग्रेसिवली नए कंसेशंस जीत रहा है ताकि अडानी की मोनोपोली को चैलेंज कर सके। अब सवाल ये है कि अडानी बाकियों से इतना आगे क्यों निकल गया? जवाब समुंदर में नहीं, जमीन पर है। एक पोर्ट सिर्फ कंक्रीट और क्रेन्स का ढांचा नहीं होता, उसका असली पावर है उसकी रीच। हमें लगता है कि अडानीज के अंडर मुंद्रा पोर्ट इसलिए जीत रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। आंसर है नहीं, वो इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर सट्टा खेला है। समझिए इसे, इंडिया का 70% कंटेनर ट्रैफिक हिंटरलैंड से आता है, यानी कि समुंदर वाले एरिया से नहीं, पीछे से, यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पहले एक ही रेल ट्रैक पे पैसेंजर और माल दोनों जाते थे। मुंबई के JNPT से दिल्ली तक माल पहुंचने में 70 घंटे से ऊपर लग जाते थे। लेकिन DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ने एक गेम ही बदल दिया। ये सिर्फ माल गाड़ियों के लिए नहीं बना है बल्कि उनको हाई स्पीड पे लेके जाने के लिए बना है। मुंद्रा पोर्ट इसी ट्रैक के वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स पे बैठा है। यहाँ इंडिया में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चल रही है, मतलब एक के ऊपर एक डब्बा। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, एक बार में दुगना माल जा रहा है लेकिन आधे दाम में उसके आसपास में, और 3 गुना स्पीड पर। अडानी ने इस लॉजिक को समझ लिया था। उन्होंने सिर्फ पोर्ट नहीं बनाया, उन्होंने पतली और किला रायपुर जैसी जगहों पर इनलैंड कंटेनर डिपोज खड़े कर दिए। तो पंजाब का किसान हो या फिर हरियाणा में मारुति सुजुकी की फैक्ट्री,
दोनों जगह से जब सामान एक बार ट्रेन पे चढ़ता है तो सीधा अडानी के डिपो पे ही उतरता है। वहां से डबल डेकर ट्रेन 24 घंटे में उसे जहाज तक पहुंचा देती है। जेएनपीटी और मुंबई अभी भी पुरानी लाइंस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये लड़ाई कोस्ट की नहीं है, ये लड़ाई है कि नॉर्थ इंडिया की फैक्ट्रीज किसके कब्जे में है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, यानी ट्रांसशिपमेंट। आज तक अगर एक बड़ी मदरशिप को यूरोप से इंडिया आना होता तो वो इंडिया नहीं आ सकती थी। वो रुकती थी कोलंबो, दुबई या सिंगापुर जैसी जगहों पर, क्योंकि इंडिया के पोर्ट्स में ड्राफ्ट कम होता है, यानी गहराई कम होती है। वहां से छोटी शिप्स में माल को पहले शिफ्ट किया जाता था, फिर उन्हें मुंबई या चेन्नई लाना पड़ता था। इसका नुकसान ये था कि हम सालों साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स दूसरे देशों को देते थे। लेकिन अब इंडिया ने 3 ब्रह्मास्त्र लॉन्च किए हैं। पहला है केरला में विजिंजम पोर्ट, यानी सदर्न टिप पे। ये पोर्ट अडानी ने बनाया, लेकिन इसमें केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारी सब्सिडी दी है, लगभग 1600 करोड़ रुपए के आसपास की। सवाल यह कि अडानी जैसे अमीर आदमी को भला सब्सिडी की क्या जरूरत थी? जवाब है क्योंकि ट्रांसशिपमेंट एक लो मार्जिन बिजनेस है। शुरू के 10 साल लॉस होता है। कोई प्राइवेट प्लेयर इसलिए आ ही नहीं रहा था आगे कि हम ये करना चाहते हैं। सरकार को ये पोर्ट लेकिन चाहिए ही था ताकि कोलंबो की डिपेंडेंसी खत्म हो सके। इसलिए सरकार ने कहा रिस्क शेयर करते हैं, लॉस हम सह लेंगे थोड़ा सा, लेकिन पोर्ट बनना चाहिए। आज विजिंजम में 24 मीटर तक का ड्राफ्ट है। दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स यहाँ रुक सकती हैं। दूसरा है वाधावन पोर्ट महाराष्ट्र में, जो मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट है वो सैचुरेट हो चुका है, इसलिए सरकार बना रही है वाधावन पोर्ट। इसकी कॉस्ट 76,000 करोड़ है और एक ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट पोर्ट होगा। इसका टारगेट है दुबई के जेविल अली पोर्ट से ट्रैफिक को वापस छीनना और इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना। और तीसरा पोर्ट जो यहाँ पे बन रहा है वो है गैलाथिया पोर्ट में, यानी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, जो कि 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है। ये पोर्ट सिंगापुर के मार्केट शेयर पर डायरेक्ट हमला होगा। मलाक्का स्ट्रेट से निकलने वाली हर शिप को आज के दिन पहले सिंगापुर जाना पड़ता है, लेकिन गैलाथिया बे यानी कि ग्रेटर निकोबार का ये पोर्ट जब लाइव हो जाएगा तो उन सभी शिप्स को एक नया ऑप्शन मिलेगा। रास्ते में ये इंडिया के पास एक बड़ा हेज होगा। और बाय द वे सिर्फ अपने तट को बचाने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि इंडिया अटैक मोड में है। इंडियन ऑपरेटर्स अब विदेशों में पोर्ट्स खरीद रहे हैं। पहला एग्जांपल है अडानी इन हाइफा यानी इजराइल। अडानी ने 1.2 बिलियन डॉलर्स में इजराइल का हाइफा पोर्ट खरीदा। क्यों? सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एंट्री पॉइंट है। अगर कल को सुएज कनाल पर ब्लॉक होता है या नया ट्रेड रूट बनता है तो इंडिया के पास वहां का दरवाजा होना चाहिए। और ऐसे ही आता है दूसरा एक व्हीकल जो कि सरकार का है, यानी आईपीजीएल, जिसका मतलब है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। हर जगह प्राइवेट प्लेयर नहीं जा सकता, जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां पे आईपीजीएल जाता है। जैसे ईरान का चाबार पोर्ट जो कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बाईपास करता है, या म्यांमार का सितवे पोर्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को समुद्र से जोड़ने के लिए। ये पोर्ट्स कॉमर्शियल कम और स्ट्रैटेजिक ज्यादा हैं। ये इंडिया की जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। हमने बहुत तरक्की की है पता है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम चाइना से लेकिन बहुत पीछे हैं। कंपैरिजन जरा मैं आपको बताता हूं। चाइना का शंघाई पोर्ट अकेले 49 मिलियन टीयूज हैंडल करता है। टीयू इस इंडस्ट्री का एक मेट्रिक है जो कि कैपेसिटी का मेजर होता है। और इंडिया के सारे पोर्ट्स अगर हम मिला दें वो मिलके 20 मिलियन टीयूज पे हैं। फर्क जमीन आसमान का है। चाइना का एक पोर्ट और हम सारे के सारे पोर्ट्स को मिला दें तो भी। और यहीं पे बात आती है लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट की। देखो, इंडिया में एक प्रोडक्ट को फैक्ट्री से मार्केट तक लेके जाने में खर्चा जीडीपी का 14% आता है, ग्लोबल एवरेज, और चाइना में नंबर लगभग 8% के आसपास है, यानी 6% का गैप। ये सुनने में छोटा लग सकता है पर ये बहुत बड़ा है। और ये मेक इन इंडिया की जो हमारा मिशन है उसके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। जब एक इंडियन एक्सपोर्टर 100 रुपए का माल बनाता है और 14 रुपए उसे सिर्फ और सिर्फ पोर्ट तक पहुंचने में लग जाता है, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री में हमसे आगे निकल चुके हैं। अगर ये पोर्ट वॉर सक्सेसफुल होती है तो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14% से गिर के 9%, 8% की तरफ आता है, तो इंडिया की कंपनी सीधा 5 से 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे बिना कुछ किए। ये एक्सपोर्ट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के जैसा होगा। पर चलो ये बात तो हो गई। अब एक और चीज, आपको पता है दुनिया के जो बेस्ट पोर्ट्स हैं जैसे यांगशान या फिर रॉटरडैम, ये इंसान नहीं चलाते। वहां घोस्ट टर्मिनल्स हैं, यानी कि क्रेन्स से लेकर ट्रक्स तक सब कुछ रोबोटिक है। 24/7 वहां काम चलता है, अंधेरों में भी। इंडिया का फ्यूचर यही है, ऑटोमेशन, ग्रीन पोर्ट्स और पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यही वो चीज है जिसके ऊपर अडानी, जेएसडब्ल्यू जैसे ग्रुप जम के काम कर रहे हैं। फैक्ट्री पोर्ट के अंदर होनी चाहिए, दूर नहीं। लेकिन पोर्ट्स का फ्यूचर सिर्फ कंटेनर्स नहीं है, फ्यूचर है एनर्जी हाउस भी, और इन सब चीजों पे काम चालू है। आपको इसके बारे में और थोड़ा बताता हूं। दुनिया भर की शिपिंग कंपनीज के ऊपर प्रेशर है कि वो डर्टी फ्यूल छोड़ दे और वो ग्रीन मिथेनॉल या फिर ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट करें। शिप्स को समुद्र के बीच में फ्यूल चाहिए होगा, और यही अडानी और जेएसडब्ल्यू का नेक्स्ट बिग टारगेट है। अडानी मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं। सोलर पार्क से बिजली बनेगी, वहीं हाइड्रोजन बनेगा और वहीं शिप्स में भरा जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि 2030 में जब बड़ी शिप्स फ्यूल करने आए तो वो सिंगापुर ना रुके, वो इंडिया आए। तो निष्कर्ष क्या हुआ? ओवरऑल समरी क्या है? पिछले 30 सालों में इंडिया सी ब्लाइंडनेस का शिकार था। हमने समुद्र को इग्नोर किया था, लेकिन आज अडानी, जेएसडब्ल्यू और सरकार सबको मिलकर उस गलती को सुधार रहे हैं। विजिंजम में जो पोर्ट है वो कोलंबो को चैलेंज करेगा। गैलाथिया बे में जो हमारा निकोबार वाला पोर्ट है
वो सिंगापुर को चैलेंज करेगा और वाधवन पोर्ट दुबई को चैलेंज करेगा। ये इन्वेस्टमेंट्स आज शायद महंगी लगेगी, सब्सिडी शायद बेकार लगे, लेकिन याद रखिएगा, whoever controls the trade routes, they are the ones who write the history books। दोस्तों, इसी के साथ मैं हूं जयंत मुंद्रा एंड यू आर वाचिंग ग्रो एज। सी यू नेक्स्ट टाइम।